हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का हमारे पास लगातार एक कमेंट आ रहा है कि सर क्लास 12 की इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमें सेक्शन सी नहीं आता है, उसमें बहुत दिक्कत होती है। और सभी विद्यार्थियों को पता है कि जो आपके पेपर में सेक्शन सी होता है वो ग्रामर पोर्शन होता है और वो भैया टोटल 25 मार्क्स का होता है। और आपको एक बात हम बता दें कि ग्रामर पोर्शन में आपने अगर किसी प्रश्न का उत्तर सही सही दे दिया है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटता है, आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलते हैं। आज मैंने ग्रामर सेक्शन का एक टॉपिक उठाया, ट्रांसफॉर्मेशन, और इस पूरे टॉपिक को आज ही की क्लास में अभी और अभी हम ख़त्म करने वाले हैं। अगर इस क्लास को आप अंत तक देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। आप पेपर देकर आइएगा, आप देख लीजिएगा इस क्लास से आपके 2 नंबर पक्के हुए या नहीं हुए। 100% पक्के हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें है तो बहुत कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन में है तो बहुत कुछ, लेकिन हम तुमको मेन पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। एकदम जो मेन नियम है वही आपको बताएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। बात करें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी वाक्य के रूप में क्या करना, परिवर्तन करना। ठीक है, मतलब अर्थ नहीं परिवर्तित करना है बल्कि उसके रूप में परिवर्तन कर देना है, अर्थ ना बदलने पाए। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब, ठीक है ना। तो ये आपको करना है कि जो भी वाक्य दिया जाएगा उसका अर्थ ना चेंज होने पाए और उसके रूप में परिवर्तन हो जाए। तो रूप में परिवर्तन करने की भैया बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर मुख्यतः 6 विधियों को लिया है, बहुत सारी विधि है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन जो एकदम मेन है मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। इतना सीखोगे तो आपको नॉलेज भी जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में देखिए 2 सेंटेंस आते हैं, एक करना रहता है, 2 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इतना सीख लोगे तो एक 100% कर ले जाओगे, एक नहीं हो सकता, दोनों कर ले जाओ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीखना है इसमें विभिन्न विधियों में सबसे पहली विधि सीखना है सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। मतलब सेंटेंस में जब एडवर्ब टू दिया जाएगा और इन्फिनेटिव टू दिया जाएगा तो कैसे हमें वाक्य को इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, कैसे बदलना है हमें। उसके बाद दूसरे रूप में हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मतलब अगर हमें कोई सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में दिया जाएगा और उसे हमें इंटरचेंज करना रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो कौन कौन से नियम लगेंगे, कैसे बदलेंगे, एकदम मेन वाक्यों को लेकर आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। फिर इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव से नेगेटिव में कैसे इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है एकदम 100%। उसके बाद इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस बदलना या असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलना। बात यहाँ पर करें इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पुट होता, मैं इसको ऐसे लेने वाला नहीं था लेकिन मैंने उठा लिया। अब एक्टिव पैसिव वॉइस आप सभी लोग जानते हो बनाना, ठीक है। कुछ नियम होते हैं, नियम तो बहुत सारे हैं, ठीक, पढ़ते रहो तो पढ़ते रहोगे, लेकिन जो मुख्यतः है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम आपके सर पर है और आपको बेसिक नॉलेज अगर नहीं है तो आपके मार्क्स कैसे कंफर्म होंगे, ठीक है ना। तो चलिए सभी विद्यार्थी क्लास को अंत तक देखेंगे। सबसे पहली विधि को हम उठाते हैं सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। इसमें कैसे कैसे वाक्य आते हैं, कैसे कैसे नियम लगते हैं, सारे एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसे रफ कर दे भाई। देखिए अब हमारे पास यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो आपको यहाँ पर हम बढ़िया एक टिक से किए, बस रूल लिख के आ गया, मैंने तुमको समझाना शुरू कर दिया। तो मैं आपको रूल बोलूँगा, आपको सुनना, और रूल के ऊपर मैं सेंटेंस लूँगा और उसे करना बताऊँगा, ठीक है। आपको सीखना बहुत अच्छे तरीके से। तो पहली हेडिंग हम लगा लेंगे सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू। अगर कोई वर्ड मान लीजिए हमसे गलती से गलत निकल जाता है तो भाई आप लोग उसे समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है मैं फिजिक्स और मैथ का टीचर हूँ और आप लोगों का एग्ज़ाम आपके सर पर है। मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़े हमारे होते हुए, तो मुझे जितना नॉलेज है मैं आपको देने का प्रयास पूरा करूँगा। तो चलिए यहाँ पर पहली हेडिंग लगा लेंगे सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब। सीखेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब टू को हटा करके उसका रूप कैसे परिवर्तन करते हैं बिना अर्थ बदले हुए। जैसे यहाँ पर रूल नंबर 1 की बात करें तो रूल नंबर 1 आपका ये कहता है कि यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके पश्चात इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हमें बनाना होता है असर्टिव से कॉम्प्लेक्स तो दैट कंजक्शन का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर भी दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो एडवर्ब टू है इसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। परेशान नहीं होइएगा, सेंटेंस लेंगे अभी सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद वाक्य में प्रयुक्त विशेषण के पश्चात दैट का प्रयोग करते हैं।
उसके पश्चात ही सी इट दे आई वी में से कोई एक क्लास कर्ता के अनुसार प्रयोग करते हैं। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस के वाक्य में कैन नॉट और पास्ट टेंस के वाक्य में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए ही इज, फिर लिखा है टू, ठीक है, ओल्ड, और उसके बाद लिखा है टू, फिर लिखा है रन। देखिए मैंने आपके समक्ष एक सेंटेंस लिखा है, हमें इससे क्या करना है, इंटरचेंज करना। ओके, यहाँ पर देख सकते हो एडवर्ब टू लगा हुआ है, इसके बाद आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद आपका इन्फिनेटिव है। तो रूप लिख लीजिएगा, अगर एडवर्ब टू के बाद आपका एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद आपका इन्फिनेटिव टू हो, ठीक है, अगर ये रूप आपको वाक्य में देखने को मिल जाए तो रूल क्या कहता है भैया, रूल आपका ये कहता है कि आपको उसको जब इंटरचेंज करना होगा तो आप ही लिखोगे, इज लिखोगे, इस टू के स्थान पर सो का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, सो का प्रयोग करोगे। फिर आप ओल्ड लिखोगे, और ओल्ड ये क्या है, एडजेक्टिव है। जस्ट एडजेक्टिव के बाद अगर इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है तो आपको तुरंत क्या लगाना है, दैट लगा देना है। क्या लगा देना है, दैट लगा देना है। और ही सी इट, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लेना है। जैसे यहाँ पर ही है तो हम ही को ही उठा लेंगे। फिर हमें क्या करना है, कैन नॉट या कुड नॉट लगाना है, लेकिन वो ये देख कर लगाना है कि जो ये सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। तो इज लगा हुआ है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही सी इट, आप कुछ भी लगा सकते हो। ही के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट इसलिए प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट में है सहायक क्रिया, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग। और कैन नॉट के बाद उसके बाद लिख देंगे रन। आपने इसके रूप में परिवर्तन कर दिया, इसका अर्थ नहीं चेंज हुआ। देखिए ही इज टू ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, टू रन इसलिए वो नहीं दौड़ सकता है, इसका अर्थ भी वही हुआ। और इसका अर्थ भी वही हुआ, ही इज सो ओल्ड, वह बहुत ज़्यादा बूढ़ा है, दैट ही कैन नॉट, इसलिए ही कैन नॉट रन, इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। सीधी सी बात, तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। आगे यहाँ पर इसी तरीके से एक दूसरा सेंटेंस आपके समक्ष ले रहे हैं, आपको बस ऐसे बदलना है, और सेंटेंस लेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा सीखने में। अब जैसे अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, द फादर वाज टू वीक, वीक माने क्या होता है, कमजोर, है ना, वीक टू, क्या लिखा है, टू कंट्रोल हिज सन्स। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू है तो उसे इंटरचेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं द भैया फादर वाज, टू के स्थान पर सो का प्रयोग, उसके बाद एडजेक्टिव के बाद अगर इन्फिनेटिव है तो तुरंत हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद द फादर के अकॉर्डिंग आप ही लगा सकते हो या ही सी इट, कुछ भी लगा सकते हो, मैंने ही लिख दिया। अब ही के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग तब करते हैं जब इधर वाला वाक्य आपका प्रेजेंट में हो, पास्ट में होगा तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इधर वाला वाक्य में सहायक क्रिया वाज लगी, इसका मतलब पास्ट टेंस में है, तो किसका प्रयोग करेंगे भैया, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट, उसके बाद जो आपका लिखा है उसको लिख दीजिए, इस टू के स्थान पर इतना लिखना है आपको, ठीक, दैट ही कुड नॉट। अगर ये प्रेजेंट में होता तो दैट ही कैन नॉट लिख देते। बाकी बस इस टू के बाद जितना लिखा वैसे उतार लेंगे। क्या लिखा है, कंट्रोल, फिर लिखा है हिज, फिर लिखा है सन। बताइए पहला नियम आपको समझ में आया। अगर वाक्य आपको ऐसा आता भी एग्जाम में तो ऐसे ही आपको इंटरचेंज करना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें और भी अभी रूल है, रूल नंबर जैसे 2 मैं आपके सामने रूल पढ़ देता हूँ, फिर उसका उपयोग, उसका प्रयोग जो है वाक्य में करूँगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि टू के पश्चात इन्फिनेटिव निगेटिव में हो, अगर इस टू के पश्चात यहाँ पर इन्फिनेटिव जो हो वो निगेटिव में हो तो इस वाक्य को की ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। जो आप कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करते हो तब आप नॉट का प्रयोग नहीं करोगे अगर इन्फिनेटिव निगेटिव में होगा, ठीक है। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना। ये रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 में सेंटेंस ऐसा पूछा जाएगा, और सेंटेंस भी मैंने बहुत ही मेन उठाया है जो आपके एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा ही इज फिट टू इंटेलिजेंट, ध्यान से समझिएगा, ही इज टू इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है नॉट। अब देखिए यहाँ पर नॉट टू, इन्फिनेटिव जो हो गया नेगेटिव हो गया, नॉट टू का प्रयोग हुआ, नॉट टू सॉल्व
ऑल द क्वेश्चन, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, तो एडवर्ब टू को हटा करके कैसे से इंटरचेंज करेंगे, कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो लिखेंगे ही इज, इस टू के स्थान पर मैंने पहले बता दिया सो लगा देंगे। उसके बाद इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट लिख देंगे। ओके, उसके बाद नॉट टू, यहाँ पर इन्फिनेटिव नेगेटिव में है, तो नियम मेरा कहता है कि अगर इन्फिनेटिव नेगेटिव में है तो हमें क्या करना है, हमें फिर कैन नॉट, मतलब जो कैन नॉट या कुड नॉट लगाएंगे उसमें फिर नॉट नहीं प्रयोग करेंगे। कहने का ये मतलब है, मतलब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दैट लगाएंगे और दैट के बाद यहाँ पर देखिए तो ही है तो ही सब्जेक्ट लगा देंगे। हालांकि इस सब्जेक्ट को देखकर ही नहीं लगाते, ही सी इट, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हम करते, लेकिन नेगेटिव ये पहले से, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, केवल कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी आपका पूरा जो लिखा है वैसे लिख दीजिए, सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। बताइए, और रूल नंबर 2 समझ में आया कि नहीं? अभी मैं पहली विधि के अंतर्गत ही सारे रूल मेन बता रहा हूँ। रूल तो बहुत सारे हैं, जो एकदम मेन है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। बताइए, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर रूल नंबर अपना 3 जानेंगे, नियम नंबर 3। इस पहली विधि के अंतर्गत नियम नंबर 3, इसमें कैसा सेंटेंस पूछा जाता है, यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार, इट का प्रयोग बेजानदार वस्तु के लिए होता है। यदि वाक्य का कर्ता इट अथवा बेजानदार है तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाक्यांश फॉर मी को आई, फॉर हिम को ही में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, ठीक है, बदल देते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक सेंटेंस लेता हूं, अभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। भैया स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, यही सेंटेंस आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। जैसे मैं आपके समक्ष एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द, ठीक है, फिर लिख दिया मैंने ट्री इज टू हाई, ठीक है, द ट्री इज टू हाई, फिर लिख दिया गया यहाँ पर फॉर मी, क्या लिख दिया गया, फॉर मी, फिर टू क्लाइंब। आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेंटेंस में क्या परिवर्तन देखने को मिला। आपने देखा द ट्री इज टू हाई, ये तो वहाँ तक हमें मिल रहा था हर सेंटेंस में, अब यहाँ पर फॉर मी आ गया और टू इन्फिनेटिव भी लगा है। तो मैंने कहा कि अगर वाक्य का जो कर्ता है वो बेजानदार है, ठीक है, और तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, फॉर मी में, फॉर मी को किस में बदल देते हैं, आई में, फॉर अस को वी में, फॉर देम को दे में, फॉर हिम को ही में, ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं। बाकी रूल वही रहेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे द ट्री इज, इस टू के स्थान पर सो लगा देंगे, फिर हाई लिख देंगे, है ना। फिर मैंने कहा फॉर मी के स्थान पर, अभी तक क्या करते थे, ही सी इट कोई भी कर्ता प्रयोग कर लेते थे, ठीक, तुरंत पहले दैट लगाएंगे एडजेक्टिव के बाद, जस्ट बाद, फिर क्या करेंगे, दैट के बाद हम जो कर्ता लगाते थे ही सी इट कुछ भी लगाते। लेकिन अगर बेजानदार वस्तु है और फॉर मी है यहाँ पर तो आई कर्ता प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आई कर्ता। फॉर हिम होता तो ही प्रयोग करते, फॉर देम होता तो दे प्रयोग करते। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। फॉर हर होता तो सी का प्रयोग करते। तो आई हो गया। आई के बाद अब क्या करते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। तो चूंकि ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, ऊपर निगेटिव तो है नहीं तो कैन नॉट लगाएंगे हम, तो कैन नॉट, ठीक हो गया। उसके बाद टू के बाद जो भी आपका लिखा होगा उसको लिख दीजिएगा, कैन नॉट क्लाइंब। बताइए कितना आसान है इंटरचेंज करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना बताइए कितना आसान है, बहुत आसान है। अब एक एक नियम को मैं बताता चल रहा हूँ और आपको समझाता चल रहा हूँ। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो पहली विधि के अंतर्गत अभी नियम में लेकर चल रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये एकदम वन शॉट क्लास है, इससे सरल क्लास अब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलिए, इसको रफ करें भाई, ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, तब आगे आपको बताते हैं। इसी तरीके से एक सेंटेंस मैं दे रहा हूं, अगला बिल्कुल इसी रूल पर आधारित है, पहले लिख लेते हैं। इट वाज टू, है ना, इट वाज टू हॉट फॉर, फिर आपका हो गया हिम, फॉर हिम टू गो आउट। बिल्कुल नियम वही लगेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ईट यानी बेजानदार वस्तु के लिए ईट करता है आपका। उसके बाद वाज है तो वाज लिखेंगे, टू के स्थान पर सो लगाएंगे, हॉट लिखेंगे, हॉट के बाद हम क्या करेंगे, दैट कंजक्शन भैया तुरंत लगा देंगे पहले, ठीक है, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम कंजक्शन लगाएंगे। फिर यहाँ पर फॉर हिम है
तो कर्ता के यहाँ पर यहाँ सब्जेक्ट क्या प्रयोग करेंगे, फॉर हिम के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं, ही का एच बड़ा बना देते हैं। अरे क्यों बड़ा बना रहे भैया, ये वाक्य आप बीच में ही प्रयोग कर रहे हो तो आपको ही का एच बड़ा नहीं बनाना है, ये गलती मत करना आप लोग एग्जाम में। ही के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो चूंकि यहाँ पर वाज पास्ट टेंस में है सहायक क्रिया, तो हम क्या करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऊपर तो नेगेटिव है ना, तो नॉट का प्रयोग तो करेंगे ही। उसके बाद तो दैट ही कुड नॉट, फिर टू के बाद जो भी आपका लिखा है उसको प्रयोग कर देंगे, गो आउट। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ में आ रही होगी, एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे अगला रूल यहाँ पर सीख लेते हैं। बस इस टाइप का एक रूल और आपका बचता है, ये आपका रूल नंबर हो जाएगा 4। ठीक, मैं 4 रूल बता रहा हूँ, सेंटेंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल ये है कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो, कहने का मतलब टू के बाद एडजेक्टिव तो मिले लेकिन ये वाला इन्फिनेटिव वाला टू मिले ही ना, ठीक है, तो टू के स्थान पर हम एक्सट्रीमली या ओवर का प्रयोग करते हैं और टू को हटाकर वाक्य के अंत में फ्रेज बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं। अथवा मतलब 2 नियम है, 2 तरीके से आप इसे कर सकते हो। जैसे मैं एक वाक्य आपके समक्ष लिख रहा हूँ, इसको पहले पहचानिए। जैसे लिखा है ही इज टू, ठीक है, उसके बाद लिखा है ईगर, ही इज टू ईगर फॉर, फिर क्या लिखा है, प्रेज। ठीक, अब यहां पर देखिए इस सेंटेंस का रूप देखिए, लिखा ही इज टू ईगर। देखिए टू आपका एडवर्ब तो मिल रहा है, एडजेक्टिव भी मिल रहा है, लेकिन इसके पश्चात आपको इन्फिनेटिव नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिए। हम लिख सकते हैं ही इज, 2 प्रकार से इसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ही इज टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का नहीं प्रयोग करेंगे भैया, ओवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लिखेंगे ईगर फॉर प्रेज। सबसे भैया आसान, मतलब कुछ करना ही नहीं, केवल टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग कर देना है बस। सो का प्रयोग करना जब इन्फिनेटिव टू होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? अब इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, ही इज, इस टू को हटा दें और लिख दें ईगर फॉर प्रेज। ध्यान से समझिएगा, इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, हम टू के स्थान पर कुछ लिखेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे ही इज ईगर फॉर प्रेज और बाद में एक लाइन लिख देंगे बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट। क्या लिख देंगे, BEYOND, बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट। चाहे इस तरीके से आप बना लीजिए, ठीक है, और चाहे तो केवल आप टू के स्थान पर ओवर का प्रयोग कर दीजिए जब आपको एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव देखने को ना मिले। बढ़िया सा रूल था और उम्मीद है, देखिए इस पर आता भी है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में मैंने देखा है, तो इसे आप तुरंत जो है अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली विधि थी इसको हम समाप्त करते हैं। जितने भी मेन क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया, हालांकि नियम बहुत है मैंने पहले बता दिया, लेकिन आपको मेन पढ़ा रहे हैं जिससे आपके 2 नंबर एकदम कन्फर्म हो जाए। यह पहली विधि हमारी खत्म होती है, ठीक है ना। अब हम आपको ले चलेंगे दूसरी विधि पर, इंटरचेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। एक ही नियम, 3-4 सेंटेंस खत्म। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डालते हैं अगली विधि। तो चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। बढ़ते हैं दूसरी विधि पर, इसमें हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, है ना। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इस विधि को यहाँ पर सीखेंगे। मात्र भैया एक रूल और सारे सेंटेंस खल्लास। देखिए भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस की जो सहायक क्रिया होगी उसको हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, क्योंकि जब भी वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो सहायक क्रिया तो सबसे पहले होती है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होता है। तो हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाक्य को निगेटिव कर देते हैं। नॉट क्यों लगा देते हैं, जिससे वाक्य का जो अर्थ है वो बदलने ना पाए, ठीक है ना। रूप में परिवर्तन करेंगे लेकिन वाक्य का अर्थ ना बदलने पाए, इसलिए नॉट लगा देंगे। अगर वो पहले से नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाएंगे, बस उल्टा कार्य करना है, ठीक। बाकी कोई चेंज नहीं करना, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देना क्योंकि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल रहे हो। और 2 चीज़ें याद रखिएगा,
और क्या याद याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में नॉट है तो नॉट को नहीं लगाएंगे इंटरोगेटिव बनाते समय, और अगर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, बाकी सहायक क्रिया तो आगे लेकर आएंगे। साथ ही में अगर नेवर है तो वहाँ पर ईवर का प्रयोग कर देंगे, अगर नो है तो वहाँ पर एनी का प्रयोग कर देंगे। बस इतना याद रखिएगा। और चलिए यहाँ पर सेंटेंस लेते हैं, अभी सारे रूल आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस लेंगे, फिर दूसरा सेंटेंस लेंगे, फिर तीसरा सेंटेंस लेंगे, बस मज़ा आने वाला है। सोचिएगा, पहला, टैगोर was a ग्रेट पोएट। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस, यू कैन नॉट विन दिस मैच। अगला सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिएगा, सारा जो नियम है आपको इन्हीं सेंटेंस में समझ में आ जाने वाला है। अगला सेंटेंस है ही विल नेवर, ठीक, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। भैया आपको अर्थ आए ना आए, बस आप नियम जानिए, आप खुद चेंज कर ले जाओगे। एक सेंटेंस और आप सभी के समक्ष चलेंगे, नो वन नोज यू। ठीक, अब इसे क्या करना है, हमें असर्टिव सेंटेंस है ये, और हमें इनसे इनका ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा उसको इंटरोगेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब उसको आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर सहायक क्रिया वाज है तो वाज ले आएंगे आगे। उसके बाद हम टैगोर लिखेंगे तो टैगोर लिख देंगे। फिर मैंने क्या कहा कि अगर ऊपर वाला वाक्य नेगेटिव नहीं है तो हम नेगेटिव बनाएंगे, और नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखता है, आपको पता है। ठीक, नॉट लगाने के बाद बाकी जो आपका लिखा है बस वही उतार दीजिए, ग्रेट और उसके बाद पोएट। ठीक, अब चूंकि इस वाक्य को आपने असर्टिव से इंटरोगेटिव में बनाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। सिंपल है। आगे देखिए, यू कैन नॉट विन दिस मैच, असर्टिव सेंटेंस है, इसको बनाना हमें इंटरोगेटिव में। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले सहायक क्रिया को आगे लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैन है तो कैन को आगे लाएंगे, फिर यू लिखेंगे। फिर मैंने कहा अगर ऊपर वाला सेंटेंस नेगेटिव है तब नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं है तो नॉट लगाना है। तो ये पहले ऑलरेडी ही आपका नेगेटिव है, नॉट लगा तो नॉट को नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखा विन तो विन लिख देंगे, फिर दिस मैच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए मैंने एकदम सही किया, लिखा यू कैन नॉट विन दिस मैच, आप इस मैच को नहीं जीत सकते हैं। कैन यू विन दिस मैच, क्या आप इस मैच को जीत सकते हैं, इसका मतलब आप इस मैच को नहीं जीत सकते हैं। मैंने वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर किया है लेकिन इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक, यहाँ पर देखिए, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या लिखा, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। आप क्या करोगे, लिखोगे ही, सॉरी इंटरोगेटिव में ले जा रहे हो ना, तो विल पहले आगे लाओगे, विल, फिर ही। हमने कहा नेवर को किस में बदल देते हैं, ईवर में, नो को एनी में, तो नेवर को बदल देंगे ईवर में। उसके बाद जो आपका लिखा है वैसे के वैसे लिख देंगे, फॉरगेट माई काइंडनेस। बताइए क्लियर भी बात कि नहीं। और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि आप इंटरोगेटिव में ले जा रहे हो और इंटरोगेटिव सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। यहाँ पर देखिए नो वन नोज यू आ गया। अब यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ एस या ई एस लगा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू या डज होती है। नो वन का मतलब यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, डज प्रयोग होगा। ठीक है, डू मतलब बहुवचन के लिए, नो वन का मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो सहायक क्रिया डज। तो यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं दी गई तो हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, कोई दिक्कत। सहायक क्रिया के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर नो वन है, मैंने कहा नो वन को हम कैसे बदलते हैं, एनी वन में, तो नो वन को हम एनी वन में बदल देंगे, डज एनी वन। ठीक, उसके बाद लिखा है नोज यू, तो नो। अब देखिए जब हम सहायक क्रिया लगा देते हैं तो एस या ई एस पे नहीं लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। बाकी यू है तो यू लिख देंगे, बस बाकी कुछ करना ही नहीं। सिंपल सा सेंटेंस था। क्या करेंगे, पहले सहायक क्रिया लाएंगे और बस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा, ये गलती कर दोगे तब फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इस तरीके से ये मैंने आप लोगों को जो टाइप नंबर दो था, इंटरचेंज असर्टिव टू इंटरोगेटिव या असर्टिव एंड इंटरोगेटिव, ये बताइए समझ में आया कि नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी विधि थी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी विधि पर, इंटरचेंज असर्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 सेंटेंस में ये खल्लास हो गया, उसको भी अभी खत्म कर रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की तीसरी विधि पर। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे, यानी ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को क्लास भैया बहुत अच्छी लग रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। और पूरा मैं आप लोगों को देखिए इसी क्लास में ख़त्म कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगली जो विधि हो जाएगी वो हो जाएगी इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए, अपोजिट वर्ड, यानी विपरीतार्थक जो आपको शब्द है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरी विधि में पहला सेंटेंस ही लेकर बताते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। जैसे लिखा है सीता इज़ आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव बदलना है। और दूसरा सेंटेंस आपके समक्ष चले लेते हैं, ही लव्स ड्रिंकिंग, ठीक है, ही लव्स ड्रिंकिंग। उसके बाद अगला सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस नंबर 3, इसमें आपका लिखा हुआ है जैसे सोहन, ध्यान से समझिएगा, सोहन सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिया मैंने, कोई भी फालतू सेंटेंस नहीं लिया। गॉट द प्राइज। उसके बाद चौथा सेंटेंस ले लेते हैं आपके समक्ष, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, आपको हम नियम बताएंगे और नियम को तुम चाहे कम सुनना, लेकिन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं उसको बहुत ध्यान से देखना। मैंने कहा असर्टिव सेंटेंस दिया जाएगा, उसे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। हम यहाँ पर जैसा सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सहायक क्रिया के स्थान के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, क्योंकि कोई असर्टिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दीजिए बस, लेकिन अर्थ ना बदलने पाए इसके लिए आप क्या कीजिए, जो जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल है, देखिए नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, विलोम शब्दों के पूर्व नाट लगा देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अगली, यानी कुरूप, ठीक है, बदसूरत। तो सीता इज नॉट लिख देंगे और ब्यूटीफुल को यहाँ पर किस में बदल देंगे, अगली में बदल देंगे। तो यहाँ पर अगली लिख तो देंगे हम, लेकिन अगली के पहले क्या लगता है, आ नहीं लगता है, एन लगता है, तो भैया एन लगा देंगे, एन अगली गर्ल। इस तरीके से आपको क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है। सिंपल सी बात है, आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जैसा लिखा है उसको वैसे लिखिए, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, और जो आपका जैसे ब्यूटीफुल है तो इसका विलोम शब्द लिख दीजिए, बस इतना करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ही लव्स ड्रिंकिंग, तो ही लव्स ड्रिंकिंग ये है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। नेगेटिव बनाएंगे तो हमें इसके सहायक क्रिया चाहिए, और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सहायक क्रिया क्या होती है, डू या डज। तो ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, डज, तो ही डज नॉट, ठीक। और जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी वर्ब होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो लव्स का फर्स्ट फॉर्म लव हो जाएगा, और लव का उल्टा हमें करना, लव मतलब प्रेम करना, उसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, हेट। तो ही डज नॉट हेट क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। बताइए कितना आसान, सिंपल है कि नहीं। जब भी असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना हो, सहायक क्रिया के बाद नॉट का यूज कीजिए, उसके बाद विलोम शब्द जो भी, जैसे लव है तो लव का उल्टा क्या होता है, हेट होता है, ब्यूटीफुल का उल्टा क्या होता है, अगली होता है। बस ये याद रखिएगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल के आगे ए लगा हुआ था आर्टिकल, और यहाँ पर अगली के आगे आर्टिकल एन लगता है, इसलिए मैंने आन लगा दिया। फिर लिखा सोहन एलॉन गॉट द प्राइज। तो जब भी देखिए रूल नंबर 2, यहाँ तक रूल नंबर 1 कार्य करेगा। अब रूल नंबर 2 क्या होता है, जब भी सेंटेंस में आपको एलॉन या ओनली अ फूल, नहीं, जब भी सेंटेंस में आपको एलॉन या ओनली शब्द दिखाई पड़े तो आपको क्या करना है, इनको वाक्य से हटा देना है और इनके स्थान पर प्रयोग करना है नन बट। किसका प्रयोग करना है, नन बट का प्रयोग करना है। जैसे लिखा सोहन एलॉन गॉट द प्राइज, तो आपको क्या करना, हमने कहा एलॉन को हटा देना है, एलॉन या ओनली आए तो इन्हें हटा देना है वाक्य से, और वहां पर क्या प्रयोग करना है, नन बट का प्रयोग करना है। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है नन बट सबसे पहले, लेकिन यूज करना है नन बट, क्या लगाना है, नन बट। उसके बाद जो आपका लिखा है उसको वैसे उतार दीजिए, सोहन गॉट द प्राइस। बताइए
याद रहेगा, जब भी वाक्य में आपको एलॉन या ओनली शब्द दिखाई पड़े और उसे नेगेटिव बनाना हो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय, तो नन बट का प्रयोग सबसे पहले कीजिए, बाकी सेंटेंस को वैसे उतार दीजिए, बस एलॉन और ओनली को गायब कर दीजिए। यहाँ पर जैसे ओनली को हम गायब कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे नन बट, तो नन बट प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसे सेंटेंस लिखा वैसे उतार देंगे, आ फूल, फिर क्या है, कुड है, उसके बाद क्या है, हैव है, हैव लिख देंगे, डन है, डन लिख देंगे, फिर इट है तो इट लिख देंगे। सिंपल सा था। बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही? अब इसमें देखिए एक रूल और, यहाँ पर नो सूनर वाला भी आपको एक सेंटेंस बता देते हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है, आता भी है। ठीक है, रूल को ध्यान से समझिएगा। रूल ये कहता है कि एज सून एज वाले वाक्यों का नेगेटिव बनाने पर एज सून एज के स्थान पर नो सूनर आपको लगाना है। क्या लगाना है? नो सूनर लगाना है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रागेटिव सेंटेंस का रूप दीजिए, उसके बाद देन से वाक्य को जोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अब मैंने बोला होगा, हो सकता है कम समझ में आया हो। सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस आपका आ जाए एज सून एज, ठीक, उसके बाद आ जाए आई सा, बस याद रखना एज सून एज वाले वाक्यों में यही करना है। आई सा द टाइगर, ठीक है, आई सा द टाइगर, और उसके बाद कामा लगा, यहाँ पर मिलेगा आपको आई रन अवे। क्या मिलेगा? आई रन अवे, ठीक है, आई रन अवे। अब आपको इसे क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो हमने कहा एज सून एज वाले वाक्यों में हमें प्रयोग करना है नो सूनर। क्या प्रयोग करना है? नो सूनर। उसके बाद क्या करना है? जो ये सेंटेंस दिया रहेगा, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव बनाना, मतलब सहायक क्रिया को आगे उठा लाना है। तो आई सा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है। तो हम डिड को आगे उठा लाएंगे, डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आई लिखेंगे, फिर आपका देखिए जब भी हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो सेकंड फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डिड आई सी द टाइगर, और उसके बाद जहाँ पर कामा है वहाँ पर किसका प्रयोग करना मैंने बताया? देन का प्रयोग करना है। उसके बाद आई रन अवे। बताइए कितना आसान है चेंज करना। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उम्मीद है कि आप सभी को ये बात हर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने कहा एज सून एज वाले वाक्यों को नेगेटिव बनाते समय हमें नो सूनर से शुरू करना है, उसके बाद जो सेंटेंस दिया है उसकी सहायक क्रिया को आगे उठा लाना है, और उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसे, मतलब आपको इस वाक्य को इंट्रागेटिव बना देना है। फिर कामा वाले स्थान पर देन का प्रयोग करना, बाकी वैसे उतार देना। लास्ट में याद रखना, ये नहीं सोचना कि हम सहायक क्रिया आगे उठा लाएं तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दें। ये गलती आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि वाक्य को आप क्या कर रहे हो? वाक्य को आप असर्टिव से नेगेटिव में बदल रहे हो, ना कि इंट्रागेटिव में। बताइए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आप चलिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कुछ वाक्य बता देते हैं आपको, इसको आप जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के वाक्यों को भी जान लेते हैं कि कैसे इसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। बहुत ही आसान शब्दों में आपको भैया हम बता देंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। लेकिन इतने जितना मैंने आपको ये सेंटेंस बताए हैं इतना आप सीख लोगे तो आपके एग्जाम की ये 100% भैया 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ग्रामर में भैया बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसमें क्या करेंगे? इसमें समझ लीजिए पहले पॉजिटिव डिग्री अधिकतर, पॉजिटिव डिग्री अधिकतर, सो एज, सच, सच एज, मतलब इन शब्दों के बीच में लगती है एज एज। अगर इन शब्दों के बीच कोई है आपका सब, समझ लीजिए वो पॉजिटिव डिग्री वहाँ पर लगती है। इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव डिग्री अधिकतर सो एज, सच एज, एज के बीच लगती है। नेगेटिव वाक्य में प्रायः सो, नेगेटिव वाक्य होगा तो सो, फिर पॉजिटिव डिग्री होगी आपकी, और उसके बाद प्लस एज होगा। सो एज होगा तो नेगेटिव होगा तब पॉजिटिव डिग्री होगी। और इन्होंने ये भी बताया है कि अफर्मेटिव वाक्य में एज, और अफर्मेटिव वाक्य में एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। ये इनके कहने का मतलब है कि पॉजिटिव डिग्री सो एज, सच एज, एज के बीच में आती है। नेगेटिव वाक्य में क्या होता है? सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। यहाँ पर ये नेगेटिव वाक्य के लिए है, नेगेटिव वाक्य में सो एज के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है, जबकि असर्टिव यानी अफर्मेटिव वाक्य में एज के बीच में क्या आती है भाई? पॉजिटिव डिग्री आती है। अब इसे कंपैरेटिव में
और सुपरलेटिव में हम कैसे वाक्यों को बदलते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए लेते हैं सेंटेंस और आपको सिखाते हैं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर जैसे पहला सेंटेंस आपके समक्ष लेते हैं, आई एम नॉट सो वाइज एज ही। ठीक, उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपके समक्ष लेते हैं, सभी लोग सोचिए। लिखा है राम वॉक्स, क्या लिखा है, राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन। क्लियर। आगे अगला तीसरा वाक्य मैंने आपके सामने ले लिया, नो अदर सिटी। 4 वाक्य लेंगे, बस इन्हें ध्यान से समझ लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। नो अदर सिटी पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, मैंने पहले बता दिया। नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, इज एज बिग एज कोलकाता। ठीक, आगे एक सेंटेंस और आपके समक्ष लेंगे, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया was as great as कालिदास। मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव वाक्य में कहाँ कैसे लगती है और अफर्मेटिव वाक्य में कैसे लगती है। मैंने कहा कि अगर सो एज है, समझ लीजिए वाक्य नेगेटिव है, और अगर वाक्य नेगेटिव है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर वाक्य नेगेटिव है तो जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलोगे तब नेगेटिव आपको नहीं करना है। अगर वाक्य नेगेटिव नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय आपको नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर हमें इस वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे वाला हम सब्जेक्ट लाएंगे, लिखेंगे ही। ठीक, अब यहाँ पर आई एम था तो यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, आई एम तो लगेगा नहीं, इज लगा देंगे। ठीक, अब ये देखो मैंने कह दिया सो एज वाले वाक्य वैसे भी नेगेटिव होते हैं, नॉट लगा हो तो दिखाई नहीं पड़ रहा है आपको, तो नेगेटिव है तो नॉट नहीं लगाना है, तो ही इज। अब हम यहाँ पर देखिए वाइज, ये पॉजिटिव डिग्री में से कंपैरेटिव में ले जाएंगे तो हो जाएगा वाइजर, और कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, तुरंत क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं। वाइजर कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं। उसके बाद किससे फिर आ जाएंगे, आगे वाला सब्जेक्ट ले आएंगे आई और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। जैसे हमें राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन को लाना है तो हम क्या करें, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, मोहन पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए मैंने कह दिया था कि एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। तो ऊपर वाला सेंटेंस किस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदले तो उसको नेगेटिव बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मोहन। अब वॉक्स था, ये चीज़ बता रहा है कि जो वाक्य हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया पता होनी चाहिए, डू या डज। अब मोहन के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, तो हम डज लगा देंगे। फिर नॉट लिखेंगे, फिर फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, फास्टर, क्या लिखेंगे, फास्टर, और इसके तुरंत बाद हम दैन लगाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट ये उठा के यहाँ पर रख देंगे राम। हो गया कंपैरेटिव डिग्री। बताइए कितना आसान। इसी तरीके से नो अदर वाले वाक्यों का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी आप बना लोगे, लेकिन यहाँ पर हम सुपरलेटिव बोल देंगे। चलिए जगह नहीं तो सुपरलेटिव बोल देंगे। जैसे लिखे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। एज के बीच है, ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, और ये कैसा वाक्य है, ये आपका है अफर्मेटिव, लेकिन ये नो अदर लिखा है तो नेगेटिव है। नो को हम एनी में बदलते हैं, हमने कई बार बताया, ये इतनी देर से बता रहा हूँ कि जब भी नो आता है तो उसको एनी में बदलते हैं, नेवर को ईवर में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए रूल क्या है कि आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगाना बहुत जरूरी है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाना तो आपको द लगाना है। जैसे यहाँ पर नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, इस वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, ध्यान से समझिएगा। आपको पीछे से चलना है, जैसे इसमें चल रहे थे तो पहले लिखना है कोलकाता। क्या लिखना है, कोलकाता। कोलकाता के बाद यहाँ पर इज था तो आप कोलकाता के साथ इज ही लगाओगे। ठीक है, तो लिखोगे कोलकाता इज,
उसके बाद हम बिग की कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे बिगर। क्या लगाएंगे? बिगर। क्या होता है भैया? बिगर ही तो होता है, हाँ बिगर होता है। उसके बाद हमने कहा कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। हमने देन का प्रयोग कर दिया, ठीक। उसके बाद जब देन का प्रयोग करोगे फिर यहाँ पर आ जाना पीछे, नो अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना, पहले कोलकाता लिखना है, फिर इज लिखना है। कोलकाता के साथ इज ही लगेगा तो आर तो लगेगा नहीं। फिर बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर, फिर देन किससे, फिर नो अदर को हम बदलेंगे एनी अदर। किसमें बदलेंगे? एनी अदर। फिर क्या? सिटी इन इंडिया, फिर लिख देंगे सिटी इन इंडिया। पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं, बस सिंपल सी बात। इसी तरीके से नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज कालिदास लिखा है, कालिदास को आगे उठा लाइए इनको, ये कालिदास आगे आ गए। उसके बाद एज और एज के बीच में ग्रेट, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यहाँ पर कालिदास के साथ पहले लगेगा क्या? वाज ही तो लगेगा, वर तो लगेगा नहीं। तो कालिदास वाज ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेटर, ठीक। और ग्रेटर के जस्ट बाद हम लगाएंगे देन। फिर आ जाएंगे यहाँ शुरुआत में। शुरुआत में देखिए क्या है, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, तो लिखोगे नो अदर को बदलोगे एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। बताइए कंपैरेटिव डिग्री में कितना आसान बदलना, और कंपैरेटिव डिग्री में बदल लिए तो सुपरलेटिव और आसान। अब जैसे मान लीजिए हमको इसी को सुपरलेटिव में बदलना होता है तो हम लिखते कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात थी, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाता। तो इस तरीके से हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले वाक्यों में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये 4 सेंटेंस आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब भी कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं पहले पीछे वाले को आगे उठा लाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सहायक के लिए लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, फिर देन तुरंत लगाते हैं, फिर आगे वाला सब्जेक्ट उठा ले जाते हैं। अगर नो अदर से शुरू है तो नो अदर, देन के बाद हम एनी अदर से लगा देते हैं, ओके। बस ये नियम होता है। चलिए समझ गया हो तो आगे आप लोगों को कुछ और अभी 1-2 विधियां बची हैं उनको भी बता देते हैं। असर्टिव टू एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव 1-2 वाक्य लेकर बता देते हैं, और एक्टिव पैसिव वाले 1-2 वाक्य लेकर बता देते हैं, जिससे आपको नियम पता रहे, क्योंकि यहीं से सेंटेंस आपका आता है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, यहाँ से सेंटेंस आने का प्रबल संभावना है। तो चलिए अब हम एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं उस पर वाक्य लेकर आपको समझा देते हैं, ओके। फिर एक्टिव से पैसिव वाइज आप सब लोग जानते ही हो, 1-2 वाक्य उसके भी ले लेंगे। बस ये आपका चैप्टर खत्म भैया। था तो इसमें बहुत कुछ अभी, ठीक, लेकिन इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इतना आता होगा तो आप कल ले जाओगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया जैसे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। मैं आपको बता दूं पहला रूल ये कहता है कि अगर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हाउ या वाट से प्रारंभ हो, कोई एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है वो हमेशा हाउ या वाट से ही प्रारंभ होता है, और अगर वो प्रारंभ हो रहा है तो हाउ और वाट को आपको हटाकर वाक्य को कर्ता से आरंभ करना है और एडजेक्टिव के पहले वेरी का प्रयोग करना है। जैसे हम पहला सेंटेंस आपके समक्ष लेते हैं, लिखा है हाउ fearful, how fearful the snake is। और यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन चिन्ह जरूर आपको लगा मिलेगा कि नहीं। उसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, एक्सक्लेमेशन चिन्ह लग गया। और इसी वक्त आपके समक्ष 2 वाक्य और उतार लेते हैं जिससे पूरी बात क्लियर ही कर दें। जैसे एलास वाक्य में मिल जाए, ठीक, उसके बाद लिख दीजिए सी डाइड सो यंग। हुर्रा मिल जाए तो कैसे बदलना ये भी जान लीजिए। चौथा वाक्य ले लेते हैं, हुर्रा, ये भी आपके एग्जाम में कई बार मिले हैं ना। तो माई ओल्ड फ्रेंड हैज़ कम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, हमें इन्हें असर्टिव बदलना। हमने कह दिया एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वाट या हाउ से शुरू होते हैं, हम वाट या हाउ को क्या कर देंगे, हटा देंगे और एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा देंगे। तो यहाँ पर हाउ है,
गायब करो इसको। सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, द स्नेक, तो लिखेंगे द स्नेक। हेल्पिंग वर्ब इज को लगाएंगे। फिर एडजेक्टिव है फियरफुल, इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, वेरी लगा देंगे और ये आपका हो गया फियरफुल और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये इंटरचेंज हो गया आपका एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव में। बताइए कितना आसान। यहाँ पर देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज, तो मैंने कहा व्हाट को हटाओ, उसके बाद लेकर आओ सब्जेक्ट, तो द ताज सब्जेक्ट है, मैंने लिखा द ताज। इज हेल्पिंग वर्ब लगाया मैंने, उसके बाद फिर मैंने कहा अब व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज इज लिखा, तो मैंने द ताज इज लिखा। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पर लगाएंगे द ताज इज अ वेरी, हमने कहा व्हाट को वेरी में बदल देना है, अ वेरी ब्यूटीफुल क्या है, बिल्डिंग। बहुत आसान है भैया, बस समझना है आपको। इसी तरीके से एलास हुर्रा आ जाए तो इट इज़ सैड लिख सकते हो, या इट इज़ द मैटर ऑफ सैड। हुर्रा है तो इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय, उसके बाद दैट कंजक्शन से वाक्य को जोड़ सकते हो। जैसे एलास है तो दुख हमेशा प्रकट होता है, तो आप लिख सकते हो इट इज सैड, फिर दैट लिख सकते हो। बाकी आपका जैसे वाक्य लिखा है सी डाइड सो, देखिए एलास ये व्यक्त करता है इट इज सैड, मतलब सैड दुख की बात है, ठीक। तो इट इज सैड दैट क्या, सी डाइड सो यंग, सी डाइड सो यंग, मतलब वो जवान में ही मर गई। इसी तरीके से जैसे हुर्रा है, हुर्रा शब्द हमेशा खुशी को व्यक्त करता है, तो आप लिख सकते हो इट इज़ द मैटर ऑफ जॉय, क्या लिख सकते हो, इट इज़ क्या लिखते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ मैटर ऑफ जॉय, ये खुशी की बात है। फिर दैट लिखेंगे, बाकी हुर्रा के बाद जैसा भी सेंटेंस लिखा वैसे उतार लेंगे, दैट माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। कितना आसान है भैया बताइए। आप बताओ एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस को असर्टिव बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे। अब देखिए एक्टिव से पैसिव में बदलना आता है, एक दो सेंटेंस आपके समक्ष लेते हैं। एक्टिव से पैसिव में बहुत सारे नियम है, बहुत टेंस में परिवर्तन आपको पता होना चाहिए, ठीक। कौन कौन से टेंस के वाक्य नहीं जो है का पैसिव नहीं बनता, ये पता होना चाहिए। एक दो सेंटेंस आपके समक्ष ले लेते हैं, फिर जो है हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्योंकि 2 नंबर का जितना आएगा अब उतना आपका हो जाएगा। बताइए स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ले लो भाई। चलिए अब देखते हैं एक्टिव से पैसिव। पैसिव बदलने के लिए क्या करते हैं हम, जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको आगे सब्जेक्ट बना देते हैं, उसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं पर बाई का प्रयोग होता भी नहीं है, तो वो सारे नियम अब पढ़ाएंगे तो बड़ा समय लगेगा, जितना मैं ना उतना जान लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं पहला सेंटेंस आपके समक्ष ले रहा हूँ, लिखा है मोहन राइट्स, ठीक, अ लेटर। मैंने क्या कहा कि सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लाते हैं ऑब्जेक्ट को आगे, तो लिखेंगे अ लेटर। अब राइट्स है यानी ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये जाएगा चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो अ लेटर के साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, इज लग जाएगी। और राइट की जो थर्ड फॉर्म होगी उसको यूज करेंगे रिटेन, ठीक है। अ लेटर इज रिटेन, उसके बाद बाई प्रयोग करेंगे, फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी मोहन, मोहन का ऑब्जेक्ट भी मोहन ही होगा। बस ऐसे एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं, ये बेसिक बातें हैं कुछ, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस जैसे मैं आपके समक्ष ले रहा हूँ, हरी, एक्टिव से पैसिव आप सीख लेना, हरी टीचेस मोहन। ऐसा सेंटेंस आपके एग्जाम में कई बार आया है। मैंने क्या कहा, आपको टेंस में परिवर्तन आना चाहिए कि कैसे एक्टिव से पैसिव वाइज बदलते समय कौन सा टेंस किस में बदलता है। पहले तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे उठा लाते हैं, उठा लाए ऑब्जेक्ट को आगे, फिर टीचर्स है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ये जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो मोहन के साथ क्या लगेगा, मोहन के साथ लगेगा इज, ठीक। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट, टीच टाट टाट होता है, उसके बाद बाई किसके द्वारा, हरी के द्वारा, बस सिंपल सा है, ठीक है ना। तो हो जाएगा मोहन इज टाट बाई हरी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदलना है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सेंटेंस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि 2 नंबर पाने के लिए आपको 4 घंटे पढ़ना पड़े, लेकिन इतना पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि 2 नंबर आपके कहीं पर नहीं गए।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम नरेशन की पूरी क्लास देंगे, पूरे टाइप के सेंटेंस का नरेशन बनाना बताएंगे। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करेंगे भैया, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।